नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तो क्या रफ्तार वाला होगा लॉकडाउन 4? इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत ठीक 6 बजे अब से 3 मिनट बाद होने वाली है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक 3 बजे से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम के साथ सीएम की बैठक में नीतीश की ये मांग है। नीतीश कुमार का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। याद रखिए, लॉकडाउन 3 की मियाद इस 17 मई को खत्म होगी। तो बिहार के नीतीश कुमार का ये मांग है उनकी तरफ से कि उसके बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। बाहर से लोग आएंगे तो मामले बढ़ेंगे। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सीधा हमला है। केंद्र कोरोना पर राजनीति ना करे, ये कहा है ममता बनर्जी ने। संघीय ढांचे की इज्जत हो, ममता बनर्जी ने इस बैठक में अपनी तरफ से ये तमाम बातें कहकर सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बंगाल को भेजी केंद्र की चिट्ठी लीक हो जाती है। केंद्र कोरोना पर राजनीति ना करे, ये कहकर प्रहार किया है ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ। इस बीच अब से कुछ ही देर बाद रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत होगी। कल से रेल सेवाएं शुरू होंगी। विमान सेवाएं कब से होती हैं, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या फिर इजाफा किया जाएगा? क्या राज्यों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? प्रधानमंत्री की लगातार सबसे देर तक चलने वाली बैठक में बताया जा रहा है देर रात तक हर मुख्यमंत्री अपना पक्ष, अपनी बात रखेंगे, अपने राज्यों की चुनौती, उनकी मांग, सब कुछ आज रखेंगे पीएम के सामने। जिसके बाद यह फैसला होगा कि लॉकडाउन 4 होगा या फिर कुछ ढील दी जाएगी, कुछ राज्यों में क्या किया जाएगा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष तिवारी जी, पूर्व मंत्री यूपीए सरकार के और सांसद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। अहमदाबाद से लेकर सिकंदराबाद तैयारी की हो गई है शुरुआत। रेलवे स्टेशन पर जंग की हर तैयारी कर ली गई है। सावधानी का हर कदम उठा लिया गया है। आपके सफर की तैयारी है। देश के लिए फिर पटरी पर लौटने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। सीमित रूट पर ही सही, लेकिन कल से ट्रेन सेवाओं की शुरुआत दिल्ली से होने जा रही है। ट्रेन की आवाजाही शुरू होने के साथ ही बसें और विमान सेवा के शुरू होने का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विमान सेवा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में सब बदल गया है, बदल गई है सामान्य की परिभाषा, और इसीलिए जब एयरपोर्ट खुलेंगे तो आपको काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट को अब ऐसे ही तैयार किया जा रहा है। पूरे टर्मिनल एरिया को डिसइंफेक्ट करने का इंतजाम किया गया है। ऐसी मैट भी लगेंगी जिनसे मुसाफिरों के जूते तक सैनिटाइज हो जाएंगे। डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन समेत कई एजेंसियों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कर जायजा लिया है। के मुताबिक 17 मई के बाद विमान सेवा शुरू हो सकती है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट पर ये ब्लॉकेट बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग बॉक्स हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। 2 गाड़ियां जब रुकें तो उनके बीच में दूरी हो। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं, ये 2,08,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है, 500 कर्मचारी न सिर्फ सैनिटाइजेशन बल्कि अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। देश के एयरपोर्ट कब तक खुलेंगे, इस पर हमने आज तक के ई एजेंडा में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बात की। हरदीप पुरी ने आज तक को बताया कि घरेलू उड़ान सेवा को शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने विमान सेवा शुरू होने की कोई तारीख नहीं दी, लेकिन संकेतों में ये बता दिया कि जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसिलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। लॉकडाउन 3 17 मई को पूरा हो रहा है।
उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज महा बैठक चल रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सेशन 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। अभी तक कोई आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने स्टेट्स को नहीं दिया है। जो अधिक प्रभावित राज्य हैं उनको स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स देना पड़ेगा। हमारी आमदनी लगभग खत्म हो चुकी है, एक्साइज की नहीं है, वैट की नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं। तो जब तक आप राज्य सरकारों को आर्थिक मदद नहीं देंगे, कोरोना के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, दवाइयाँ, मास्क हम लोगों को चाहिए, वो हम कहाँ से संसाधन पैदा करेंगे? तो विचार करके कुछ निर्णय लेंगे। वैसे राज्य को फ्रीडम है कि अपने हालात, अपने राज्यों के हालात को देखते हुए निर्णय ले। तो मैं समझता हूं कि वहां की सरकार हालात को देख करके निर्णय लेगी। इस बैठक में हर पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 50 दिन में हमारे अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ पाई है कि अगर सीरियस केसेस, गंभीर केसेस अस्पताल जाते हैं तो उनको सही चिकित्सा मिल सके। Particularly in the given situation, if migrant laborers want to go back to their native places, their travel must be provided without any charge by the railways. पीएम मोदी की ये तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल को बैठक कर चुके हैं। आज 5वीं बैठक है। आज हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के हालात और मांग पर इस बैठक में बोलेंगे। तभी कई घंटों तक चलने वाली इस बैठक में देश 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 के फैसले की तरफ कदम रखेगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 सांसद और पूर्व मंत्री अपनी अपनी सरकार में। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यह अक्सर कहा जाता है राजीव प्रताप रूडी जी की विपक्ष की आवाज पुरजोर होनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे वक्त पर जब मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट काल महामारी के इस दौर में हिंदुस्तान जूझ रहा है। इसीलिए मैं मनीष तिवारी के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, जिसका फिर आप जवाब दीजिएगा। मनीष तिवारी जी, जो परिस्थितियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री 5वीं बार तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। शाम 6 बजे से अब शुरू हो गई होगी IRCTC में ऑनलाइन बुकिंग, और विमान को भी लेकर सेवाएं कब से शुरू करनी है, इन सब पर चर्चा हो रही है। क्या है आपकी पार्टी की, आपके राज्य सरकारों की राय? क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन चलना चाहिए? क्या है आप लोगों की सरकार से मांग? मनीष जी। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है और हर मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेगा। पर जहां तक मेरी जाती राय का सवाल है, और मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो मेरा ये मानना है कि ये जो लॉकडाउन पिछले 56 दिन में से चल रहा है, ये लॉकडाउन हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक अनुकूल रणनीति नहीं थी। और मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। जब हमने लॉकडाउन किया उस समय जब जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई, भारत में 341 केस थे 113 जिलों में, और 100 लोगों की मौत हुई थी। आज 56 दिन के बाद वो केस बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तर्क ये आता है कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो शायद ये जो केस है ये 65,000 की जगह 65 लाख होते, 6.5 करोड़ हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा होते। पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा रफ्तार से केस बढ़े हैं तो वो रूस है, और भारत का जो एवरेज डेली रेट है केसेस बढ़ने का वो 7.2% पर लगातार स्टेबल रहा है। तो अगर हम लॉकडाउन की जगह
स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाते और शुरू से उन 113 जिलों में जहां जहां पर भी लोग संक्रमित हुए हैं उनको, उनके मोहल्लों को या उनके गांव को बंद करते, तो जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है वो अर्थव्यवस्था का नुकसान हम बचा पाते। रोज का नुकसान लॉकडाउन का 30,000 करोड़ रुपया है। पिछले 50 दिन में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और भारत की केंद्र सरकार का जो पूरा बजट है इस साल का वो 30,42,000 करोड़ है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज चुनौती ये है कि अर्थव्यवस्था बैठ गई है, केसेस आपके बढ़ रहे हैं और आगे का कोई रास्ता अब आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि जब 341 केस के ऊपर आपने मुल्क बंद कर दिया तो 65,000 केस के ऊपर खोलेंगे कैसे? ठीक है, 348 पर आपने मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, तो अब 65,000 के पार आप लॉकडाउन से एग्जिट प्लान क्या लेकर आ रहे हैं? राजीव प्रताप रूडी जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन से बेहतर रहता स्मार्ट कंटेनमेंट, और अगर हमने इतना आर्थिक नुकसान झेला है तो भरपाई कैसे होगी? राजीव प्रताप रूडी जी। देखिए, रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए तो अब बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन 22 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की बंद की घोषणा की, उसके तुरंत बाद केजरीवाल साहब ने 7 दिन का दिल्ली बंद की घोषणा की, और उसके बाद राज्यों से जो विमर्श हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिन की कही। और तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है, और मनीष तिवारी जी के तर्क अपने तरीके से हो सकते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य का स्थिति है क्योंकि आज अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो इनके राज्यों की मुख्यमंत्री की 1-2 राज्यों के मुख्यमंत्री की भागीदारी होगी। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बात पर सहमति जताई थी कि मोटे तौर पर लॉकडाउन हो, और मैं नहीं समझता हूँ कि अकेले देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, सभी राज्यों सरकारों की सहमति थी। ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत प्रकार का विश्लेषण होगा कि लॉकडाउन है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है मनीष जी का कहना कि ये इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं, और आज हम स्मार्ट कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे तो लगता है कि जो हम लोग जिस दिन जब वायरस का शुरुआत हुआ उस दिन मात्र 1 टेस्टिंग सेंटर्स थे। आज हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 426 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, 1.5 लाख बेड्स हैं जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है। अगर उस समय अगर इस बीच में जो देश ने तैयारी किया, क्योंकि कोरोना को किसी ने बुलाया नहीं था, किसी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इस प्रकार का आपदा आएगा, और जब आपदा आया था तो शायद देश, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार के आपदा के लिए तैयार नहीं था, जहां राज्यों की भी भागीदारी होनी थी और केंद्र की भागीदारी होनी थी। अब क्योंकि मोटे तौर से पूरी दुनिया का भी अनुभव देश की सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास है, और खुद का अनुभव भी है कि किस तरह से लोगों का व्यवहार होता है, और राज्य सरकार की ज़रूरतें अलग अलग हैं, और एक प्रकार का ही लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकता। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है, जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है। अब जो माइग्रेंट्स निकल के महाराष्ट्र से लौट करके बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उनका बिहार की एक अलग समस्या है और महाराष्ट्र की एक अलग समस्या है। और ये देखा गया कि बड़े शहरों में बड़े तौर पर इसका, चाहे गुजरात हो या गुजरात में हो या मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, पुणे में हो, औरंगाबाद में हो, ऐसे बड़े शहरों में, तो हम बहुत कुछ, और ये बात ज़रूर है कि इस बीच में चाहे वो हम हो या हमारे नेता हो या हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो या पत्रकार हो, एक बड़ा फेयर प्रोग्रामिंग भी इस देश में चला, जिसके कारण लोगों में एक पैनिक की स्थिति थी। और आज भी जो गरीब लौट करके देहात जा रहा है उसको लगता है कि शहर में रहेंगे तो हम मर जाएंगे, हमको जाना है, और जबकि इंडस्ट्रीज खोलने की बात हो रही है फिर भी लोग बड़ी संख्या में, और जो ट्रेन गाड़ियाँ चलने लगी तो लोग वापस भागने लगे हैं। तो ये कहना, और आर्थिक नुकसान तो गजब का होने वाला है या हो चुका है, उसकी भरपाई तो पता नहीं कैसे सरकार, कोई भी सरकार इसमें कर पाएगी, लेकिन सरकार अपने मंतव्य से, अपने प्रयास से, मैं समझता हूँ विपक्ष को आज के तारीख में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। अब ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, इस देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। मनीष जी की अपनी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस समय जो निर्णय लिया गया उस परिस्थितियों को देख के लिया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये डायनेमिक सिचुएशन था, वो हमेशा बदलता रहा। हाँ। तो मनीष जी की एक बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात कि ये होता तो बेहतर होता और ये नहीं होता तो बेहतर नहीं होता, शायद आज कहना ये भी कठिन होगा। और ये जो आप रेट्रोस्पेक्ट में कह रहे हैं मनीष जी, इसको जस्टिफाई तो आपको इसलिए करना होगा क्योंकि आप ही की राज्य सरकारें थी। कैप्टन अमरिंदर ने तो कर्फ्यू लगा दिया, और आप उसी पंजाब से सांसद हैं, आपने परिस्थितियां देखी। कैप्टन अमरिंदर भी उतने ही मामलों में बहुत सख्त होने के ही जरिए आगे बढ़ रहे थे, और अब महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार है।
तो आप इन राज्यों में जो आपके चीफ मिनिस्टर्स ने फैसले लिए उसी को तो नहीं चुनौती दे रहे या उसी को तो रेट्रोस्पेक्ट पे गलत नहीं ठहरा रहे? मनीष जी। अंजना जी, हम एक महामारी की बात कर रहे हैं, हम किसी के फैसलों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। देखिए, रूडी जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग 1981 से एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, ये हमारे सीनियर हुआ करते थे पंजाब विश्वविद्यालय में। मैं इनकी बात की कदर करता हूँ, पर वास्तविकता ये है कि भारत का पहला केस 30 जनवरी 2020 को पाया गया। 31 जनवरी 2020 को हम अपने विद्यार्थियों को और प्रोफेशनल्स को वुहान से वापस लेके आए। 31 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक कोई सरकार की तरफ से पुख्ता तैयारी नहीं की गई। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे स्पेन हो, इसका जो संक्रमण था वो देखने को मिल रहा था। 23 तारीख रात को प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी राज्य सरकार को भरोसे में लिए एक पूरे देश में यूनिलैटरल लॉकडाउन की घोषणा कर दी और उस लॉकडाउन को क्रियान्वित करने के लिए एनडीएमए एक्ट के जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, उन मिसलेनियस प्रोविजंस का सहारा लिया। प्रधानमंत्री जी की नीयत के ऊपर उस समय किसी ने शक नहीं किया और पूरे देश ने उनके साथ कोऑपरेट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 21 दिन में ये जो इन्फेक्शन की चेन है, ये इन्फेक्शन की चेन को हमने तोड़ना है। जब वो 21 दिन पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी फिर आए, उन्होंने कहा कि थोड़े और धैर्य की जरूरत है, इसको हम 19 दिन के लिए और बढ़ा रहे हैं। फिर सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। पर वास्तविकता ये है कि 22 मार्च से लेकर आज तक जो वो वायरस के फैलने की का प्रोग्रेशन है वो कम नहीं हो पाया। हम कर्व को फ्लैटन नहीं कर पाए और उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी टेस्टिंग क्षमता नहीं है। जिन देशों ने कर्व को फ्लैटन किया है, वुहान की आप बात कर लीजिए जहां से लॉकडाउन शुरू हुआ, या स्पेन की बात कर लीजिए, या जर्मनी की बात कर लीजिए, या इटली की बात कर लीजिए, वहां पे बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग हुई थी। इसीलिए लॉकडाउन के 12-13 दिन में जो कर्व था वो फ्लैटन हो गया था। पर भारत के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम सिर्फ 70,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। हमारा एवरेज टेस्टिंग रेशो शायद दुनिया के जो सबसे कम टेस्टिंग वाले मुल्क हैं उनमें आता है। तो इसलिए जो आपकी पीक है वो कभी आप डिटरमिन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को, आप चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार 130 करोड़ लोगों को टेस्ट नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट कंटेनमेंट शायद बेहतर रणनीति रहती। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा अंजना जी, लॉकडाउन किसके लिए? 27-28 मार्च से जो मजदूर पलायन करना जिन्होंने शुरू किया, सड़कों पे निकल पड़े अपने बच्चों को लेकर, अपना सामान सिर पे उठा के हजारों किलोमीटर चल के अपने घर गए, उनके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं था। और ये खुदा की, भगवान की रहमत है कि कोई ऐसा बड़ा मानवीय नुकसान नहीं हुआ कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरफ्लो हो गए। क्योंकि अगर टेस्टिंग होना हो, अगर आप बीमार हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, तो आप अस्पताल तो जाएंगे ना ही। जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं या बेरियल ग्राउंड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको देखा कि लोग मर रहे हैं। तो शायद क्योंकि अब इसके कई कारण है। कोई लोग कहते हैं कि जो दक्षिण एशियाई लोग हैं उनके ऊपर इसका संक्रमण कम है, कोई कहते हैं बीसीजी के कारण इसका संक्रमण कम है। पर वास्तविकता ये है कि वो जो लोग जिनको क्वारंटाइन कैंप्स में रखा गया, 40 लाख लोगों को, वहां पे कोई लंबी चौड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं। उसके अलावा जो 99 लाख लोगों को लाइनों में बिठा के खाना खिलाया गया, उसके अलावा जो करोड़ों लोग सड़क पे चल के अपने घर पहुंच गए, उनके लिए क्या लॉकडाउन? ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी रूडी जी से, लेकिन कुछ ग्राफिक्स हमने बहुत इंटेंस रिसर्च के साथ बनाए हैं
जो मैं आपको भी और अपने दर्शकों को भी एक बार जरा दिखाना चाहती हूं। कुल 5 राज्य, जो टॉप 5 राज्य हैं, 62% से ज्यादा मामले इन 5 राज्यों में हैं। जब हम आपको एक एक करके ये तमाम स्टेट्स दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आंकड़े हैं वो कैसे बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, इन 5 राज्यों को मिलाकर एक एक राज्य का आंकड़ा आपके सामने है। परसेंटेज भी हमने आपके सामने निकाला है, 62.2% इन 5 राज्यों में मामले हैं। ऐसे में क्या स्टेट वाइज नीति की जरूरत है? अब हम आपको मृत्यु दर का आंकड़ा हर मुल्क का दिखाते हैं और हिंदुस्तान का, जो कि 3% के जरा सा ऊपर है, 3.35 है फिलहाल मृत्यु दर जो भारत में है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 9.57 है। उसके बाद हम आपको एक एक करके हर राज्य का, चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, गुजरात है, ये दोनों ही 6 के ऊपर है। बाकी तमाम राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर आप देख रहे हैं कैसे नीचे चला जाता है, मृत्यु दर बहुत कम है। और ये दुनिया का मृत्यु दर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मुल्कों में जो परिस्थिति है वो भयावह है। भारत उन देशों में से एक है जहां पर अभी तक मृत्यु दर 3.5 के आसपास है। ये देखिए हम कहां पर हैं और अन्य राज्य कहां पर है, ये देख लिए। और अब देख लीजिए आप, टॉप 2 स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर लगभग 45.2% मामले देश के होते हैं। ये सब आंकड़े हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम की बैठक हो रही है, तो इसके जरिए क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, क्या राज्य दर राज्य अलग रणनीति बनेगी, क्या आज जब ये बैठक चल रही है तो उस तरफ हम बढ़ेंगे। ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे पर कहा है कि आपकी सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करती। जो चिट्ठी मेरे लिए आती है वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है। संघीय ढांचे का सम्मान हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऐसे वक्त पर, तो फिर क्या गारंटी है कि स्टेट वाइज अगर रणनीति बनती है राजीव जी, तो उसका सम्मान होगा हर राज्य में। और जो मनीष जी कह रहे थे, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें राजीव जी। मैं मनीष जी से ने मेरे मित्रता के बारे में कही, मैं इनका भी बहुत सम्मान करता हूं। और ये हल्ला बोल कार्यक्रम में हम दोनों को आपने बैठाया और आप इतने संवेदना के साथ इतना अच्छा ग्राफिक्स आपने दिया जो शायद मेरे विश्लेषण को भी आसान कर देगा। और सिर्फ मनीष जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज भी आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, 1 में गठबंधन, 2 में आपकी सरकार है। मुझे लगता है कि आज ही आपको घोषणा करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। हम जो आप पॉलिसी बोल रहे हैं उस पॉलिसी को मेरी राज्य सरकार लागू करेंगे। और बिहार जैसे लोग, जहां पर बिहार में आज उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं जो बाहर से आए हैं, बिहार सरकार को भी आप अपने इस मन से सलाह दीजिए कि वो सभी क्वारंटाइन सेंटर तोड़ दे। और जो आपके दिमाग में जो जितने गुण वाले उत्तर हैं वो सभी राज्य सरकार को आप कह दे कि कांग्रेस की ये नीति है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, नीतिगत फैसला करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप अगर व्यक्तिगत राय देख रहे हैं तो बहुत सारे अध्ययन मेरे पास भी हैं जो पक्ष और विपक्ष में है। भारत की सरकार के लिए, राज्य की सरकार के लिए ये इस प्रकार की परिस्थिति रोज नहीं आती, पहली बार आई है। चाहे आईसीएमआर का समर्थन हो, साइंटिस्ट का हो, जो अंजना जी ने दर्जनों सैकड़ों डॉक्टरों को बुला के इस चैनल पर बैठाया है, कहीं भी कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि साहब आज लॉकडाउन आप पूरी तरह से खोल दीजिए। मुझे इक्का दुक्का व्यक्ति मिला होगा जो इस गया। हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आज भी कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन समाप्त कीजिए, सब स्थिति को सामान्य कीजिए। और जो सेलेक्टिव और आप क्वारंटाइन की बात कह रहे हैं, ये तो राज्य सरकारों को, मुझे लगता है कि इस बात की सहमति भारत की सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी है। अब आपको याद होगा तेलंगाना की सरकार ने कहा था कि भाई हमें पहले जान बचाना है, इकोनॉमी तो देख लेंगे, और मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों ने वैसा ही किया। तो अब ये कॉन्फिडेंस के कह देना, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता आपको घोषणा कर देना चाहिए कि ये सरकार की जो निर्णय है बिल्कुल गलत है, इसको समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस की नीति है। मुझे लगता है कि आपको अपने नेताओं से बात करके इसको घोषणा कर देना चाहिए। आपने कहा कि आज भी जो लोग वेंटिलेटर्स पर भारत में गए हैं, मनीषी की बात को मैं दोहराता हूं, 500, 700, 800 लोग भी वेंटिलेटर पर नहीं जा पाए, जबकि वेंटिलेटर का इतना हल्ला होगा था। ऑक्सीजन पर लोग नहीं गए, सामान्य रूप से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि हमारा डेथ रेट 3.2% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इन तमाम का विश्लेषण आज हम कर सकते हैं 1 महीने के बाद, और इसके बाद बहुत सारे सुझाव होंगे। हो सकता है मनीष जी जो सुझाव दे रहे हैं वो अच्छा हो, लेकिन आज के तारीख में ये कह देना कि पिछला निर्णय जो आपने किया वो गलत होगा, ये पाप होगा देश के साथ। और आपने कहा देश के प्रधानमंत्री की नीयत पर उस समय किसी को शक नहीं था। मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं उस समय भी किसी को उनके शक पर नीयत नहीं था।
आज भी किसी को उनके शक पर नियत नहीं है और सबको उनके नेतृत्व पर बड़ा भरोसा है। ममता जी के बारे में आपने कहा, आपने स्वयं इतने अच्छे ग्राफ में दिखाया कि सबसे ज्यादा संक्रमण का अगर मरने वाला रेट है तो बंगाल में है, जहां पहले पत्र लिखा गया, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजा गया, फिर उसके बाद चेतावनी दी गई, फिर वो चेतावनी दे रहे हैं। उनके राज्य में चुनाव है अगले साल के प्रारंभ में, बिहार में भी चुनाव है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इस प्रकार कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री चुनाव के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, उससे भी परहेज करना चाहिए। तो ये संक्रामक ना, अंजना जी वहां बैठी हुई, हम बैठे, हमें भी पता नहीं कि कल हमारे अगल बगल में कब चला है। सबके साथ ये समस्या है। मनीष जी, मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा हम लोग बैलेंस लेके चले, क्योंकि हम सब लोग, आप बहुत अध्ययन करके बोलते हैं, पॉलिटिक्स रहेगा, लेकिन थोड़े देर तक हम लोग अपना विराम दे दें पॉलिटिक्स को, क्योंकि अंतिम दिन कोरोना का समाप्ति का किसी ने तय नहीं किया है। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। तो इस चुनौतियों के साथ हमें रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा और इकोनॉमी को अपने पटरी पर लाना होगा। मनीष तिवारी जी, दरअसल जो वो कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसी में एक सवाल जोड़ते हुए कि संघीय ढांचे का फिर एक हिस्सा, एक पहलू ये भी होता है कि चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, आप पार्टी देखकर देश और राज्य की नीति नहीं तय कर सकते हैं। आप ये देखकर नहीं फैसला ले सकते हैं कि बीजेपी की सेंटर में सरकार है इसलिए मैं ऐसा करूंगी या मैं वैसा करूंगा। आपको मिलकर ही चलना होगा, ये महामारी का वक्त है। मनीष जी। नहीं अंजना जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे मित्र रूडी जी थोड़े से उत्तेजित हो रहे थे, शायद तर्कविहीन हो गए, पर मैं समझ सकता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कभी कभी अपनी मजबूरी होती है। पर मैं आपको बहुत ही विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे में एक समान नीति नहीं हो सकती, और मैं उसका उदाहरण देता हूं। उसका उदाहरण है एक छोटा सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व में सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल चीन से सटा हुआ राज्य है। शायद सिक्किम को इस चीज का अंदेशा बाकी हिंदुस्तान से पहले हो गया था कि चीन में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है और शायद उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सके। तो उन्होंने लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने से पहले जो सारे पर्यटक थे उनको वापस भेजा, और उसके बाद जो पब्लिक स्पेसेस थी वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग शुरू की। और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सिक्किम भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एक भी कोविड-19 का मामला नहीं हुआ। दूसरा, आपने बात कही कि महाराष्ट्र में केस ज्यादा है, गुजरात में केस ज्यादा है, आपके पश्चिम बंगाल में केस ज्यादा है, और उसका कारण है क्योंकि जो भारत के शहर हैं, भारत के शहर में जो आबादी है वो घनी है। अब धारावी में 2.5 किलोमीटर के इलाके में 8.5 लाख लोग रहते हैं। तो जहां पे घनी आबादी होगी वहां पे जो बीमारी है उसको वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है। पर फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने जो कल तक पूरी गलियों को क्वारंटाइन कर रही थी, पूरे बिल्डिंग्स को क्वारंटाइन कर रही थी, अब इस नतीजे पर पहुंची है कि पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन करना जरूरी नहीं है। जिस फ्लैट में वो व्यक्ति है उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत है। इसी तरह से अब भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है कि भाई जो असिम्प्टोमेटिक हैं उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आज से 50 दिन पहले जो लोग ये कह रहे थे कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी और कोरोना की लड़ाई हम 18 दिन में जीत लेंगे, आज वही सरकार ये कह रही है कि हमको कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि ये वायरस है, ये हमारे समाज के थ्रू, पूरी दुनिया के थ्रू ये जाएगा और लोग इससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो देखने वाला आंकड़ा है कि आपका फेटिलिटी रेट क्या है। अगर आपका फेटिलिटी रेट कम है और पिछले 50 दिनों में आप अपने अस्पतालों को इस क्षमता में पहुंचा सके हैं कि अगर ये फेटिलिटी रेट थोड़ा बढ़ता भी है तो आप इसके साथ निपट पाए, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला तो जो भुखमरी का आने वाला दृश्य है और उसके साथ जो सामाजिक अराजकता आएगी उसके साथ कौन निपटेगा। मैं रूडी जी भी अपने संसदीय क्षेत्र में बात करते होंगे, मैं भी रोज जूम के जरिए, टेलीफोन के जरिए 500 लोगों से बात करता हूं।
और जो गांव देहात है, एटलीस्ट हमारे पंजाब में, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ठीक हो गई है, तो गांव देहात में तो फिर भी काम चल जाएगा। पर शहरों में, खासकर छोटे शहरों में, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो जाके लंगर की कतार में खड़ा नहीं हो सकता, किसी से हाथ फैला के राशन नहीं मांग सकता, उनकी हालत पिछले 50 दिन में बहुत बदतर हो गई है। और ऐसा लॉकडाउन करने से पहले आपको ये संज्ञान में लेना चाहिए था कि 93% जो हिंदुस्तान की वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये वो लोग हैं जो सुबह खाते हैं और सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। बट मनीष जी, जो कॉन्फ्लिक्ट मैं आपकी और रूडी जी की बातों में देख रही हूँ, वो मैं कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पीएम की बात में क्यों नहीं देख रही हूँ? वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि जिसे सरकार चलाना है वो मजबूरियों को समझता है और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मतभेद सामने रखता है वो उन मजबूरियों को नहीं समझता है? इतना डायरेक्ट आरोप मैं इसलिए लगा रही हूँ सर, क्योंकि चाहे वो लॉकडाउन का फैसला हो, तमाम मुख्यमंत्री शामिल थे, चाहे वो आगे बढ़कर कर्फ्यू लगाने का फैसला हो, तमाम मुख्यमंत्री ये शामिल थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेकर कैसे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना हो, कैसे स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कंटेनमेंट करना हो, दोनों एक ही पेज पर थे, केंद्र और राज्य सरकार। फिर वो विरोधाभास जो आपकी और रूडी जी की बात में है, वो केंद्र और राज्य के बीच में क्यों नहीं दिखा? देखिए अंजना जी, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल सीधा सीधा दे देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नीति तय की, और अगर राज्य सरकारें उस नीति के साथ कोऑपरेट नहीं करती तो आप लोग ये कहते कि भाई इस महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकारें अपना रोल अदा नहीं कर रही हैं। पर अगर आप जो विपक्षी राज्य सरकारें हैं उनकी बात करो, वो निरंतर और लगातार ये बात कहती आ रही हैं कि साहब आपने बगैर हमसे पूछे, बगैर हमसे कंसल्ट किए यूनिलैटरल लॉकडाउन तो कर दिया, पर इस लॉकडाउन से निकलने के लिए आप हमको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी कि लॉकडाउन से निकलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं मनीष जी, उसी वक्त बड़ी खबर आ रही है, आप ही के राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिनकी मांग हमने पहले आपको दिखाई थी, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। अब मेरे सवाल का पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने आ गया मनीष तिवारी जी। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या फैसला लिया जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहा है। पर मैं अपना, जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, उन्होंने कल करण थापड़ को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई केंद्र सरकार में बैठा एक जॉइंट सेक्रेटरी ये थोड़ी तय कर सकता है कि पंजाब में रेड जोन कौन सा होगा, एम्बर जोन कौन सा होगा और ग्रीन जोन कौन सा होगा, और क्या पूरे जिले को रेड जोन डिक्लेयर किया जाएगा या उसके कुछ हिस्से को रेड जोन डिक्लेयर करने की जरूरत है। क्योंकि अधिकतर केस जो पंजाब में भी आए हैं वो शहरी इलाकों से आए हैं, ग्रामीण इलाके उससे बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे जिले को रेड जोन घोषित करके उसको बंद कर दें। तो जहां पर जरूरत है कंटेनमेंट की, जहां पे जरूरत है कर्फ्यू लगाने की, जहां पे जरूरत है लॉकडाउन करने की, वहां लॉकडाउन करना चाहिए। पर जहां पे नहीं जरूरत है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब आपने पूछ ही लिया कि मेरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहले केस आए नवा शहर में शहीद भगत सिंह नगर में। वहां पर हमने उस समय पूरे जिले को बंद नहीं किया था, उसके आसपास जो 20 गांव थे उनको बंद किया था। कल हमने ये फैसला ले लिया, जो हमारा जिला प्रशासन है, कि हम उन 20 गांवों को भी खोलने जा रहे हैं। तो इसलिए जो भारत की ये लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, ये आप केंद्र सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठ के नहीं लड़ सकते। जब तक आप राज्य सरकारों को, जिला प्रशासन को, नीचे एसडीएम्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे कि अपनी परिस्थिति के अनुकूल वो रणनीति तय करें, बनाए। ठीक है, बिल्कुल। इसी सवाल का जवाब लेते हैं रूडी साहब से। रूडी साहब, हम दिखा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने की तो मांग की है, लेकिन एक सेकंड सर, 2 सवाल मुझे जोड़ लेने दीजिए, फिर आप मनीष जी का जवाब दीजिएगा। आर्थिक सहायता
आर्थिक सहायता और जितना हिंदुस्तान इस वक्त खर्च कर रहा है इस महामारी के दौर में, वो कंपैरेटिवली हम देखें तो थोड़ी परिस्थितियां मुश्किल जितनी है उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है राज्यों को। जीएसटी के बकाये के भरपाई की भी वो बात बार बार उठा रहे हैं। और रेड जोन ग्रीन जोन वाला मुद्दा, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि जो रेड जोन आप बता रहे हैं वो दरअसल ग्रीन जोन है, जो ग्रीन जोन बता रहे हैं वो रेड जोन है। तो ये जो जोन्स बनाए गए हैं, क्या उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जिसकी वजह से ये तमाम राज्य इस इशू को उठा रहे हैं? और फ्लेक्सिबिलिटी मिले राज्यों को कि वो तय करें कि हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है और ऐसे आगे बढ़ना है। ये होंगी। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम ने भी, एक सेकंड सर आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, महाराष्ट्र के सीएम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में बात कही है। यानी चाहे वो महाराष्ट्र हो जिसमें अगाड़ी गठबंधन की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, वहां से भी उद्धव ठाकरे लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव बता रहे हैं उद्धव ठाकरे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक समन्वय की बात करते हैं कि जीवन भी चले और जीवन बचे भी। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव। जोन्स जो बनाए गए हैं, लॉकडाउन को लेकर जो मांगे आ रही हैं, रूडी जी जवाब दीजिए मनीष जी की बात का। देखिए, आपने तो अंजना जी मेरा काम कितना आसान कर दिया कि एक तरफ जहां मनीष जी एक नया शब्द लेके आए हैं स्मार्ट कंटेनमेंट का, वहीं उनके मुख्यमंत्री उसको खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये आपने काम बहुत आसान कर दिया। मैं एक विषय रखना चाहूँगा, शायद मनीष जी भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। इन्होंने सिक्किम की बात कही और सचमुच सिक्किम ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन आज सिक्किम जाने का रास्ता कहाँ से है? वो पश्चिम बंगाल से, जलपाईगुड़ी से है, सिलीगुड़ी से है। और अगर पश्चिम बंगाल प्रभावित रहे और अगर हम पश्चिम बंगाल को रेड जोन डिक्लेयर करके ना रखें और भारत की सरकार ये बना के ना रखे और कहीं राज्य की सरकार उसे ग्रीन जोन बना दे और वहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाए, तो आप अनुमान कीजिए कि आपका ये प्रयास जो सिक्किम को आप तारीफ कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बड़ा दायित्व है और पूरे देश के, देखिए ये बात हमेशा हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आस्ते आस्ते एक डूज एंड डोंट्स बन रहा है जिसमें केंद्र सरकार कुछ निर्णय ले रही है, जैसे मुख्य निर्णय ले रही है। अब शराब के मामले में विषय में आया तो राज्य सरकार को कहा गया खोल दीजिए अगर आपको लगता है खोलना है, और राज्य सरकार अगर उस समय भी चाहती तो नहीं खोल सकती है। तो मनीष जी आपका बात स्मार्ट कंटेनमेंट का विषय एक शब्द हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, लेकिन पूरे 130 करोड़ लोगों को एक डिसिप्लिन में ला करके इस लड़ाई को लड़ते रहने का तरीका सिखाना, उस लड़ाई में लड़ने की तैयारी राज्य सरकारों को कराना। कोई हम लोग इस प्रकार का पीपीई किट और इस प्रकार संक्रामक नहीं था कि हम पूरे भारतवर्ष में 10-20 लाख पीपीई किट लेकर के बैठे होते कि कोरोना आना है। किसी को नहीं पता था कि इस प्रकार की बीमारी आनी है। और 15 दिन में मनीष जी अगर आपकी भी सरकार होती तो 15 दिन में इतने बड़े चीज को, और उस समय उपयुक्त लगा कि इमीडिएट लॉकडाउन करे। तो मैं समझता हूं कि जो आज राज्य सरकारें मांग कर रही है, मुझे सबसे पहला आग्रह है कि आप अपना जितना सोच है इन राज्य सरकारों से कम वो उल्लेख करवाइए कि स्मार्ट कंटेनमेंट क्या होगा। आपने एक चीज बहुत सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, मेरा जिला छपरा है, मैं लगातार आपकी तरह भी प्रयास करता हूं, रहता भी संपर्क में हूं। हमारे यहाँ रूरल डिस्ट्रेस नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया से व्यवस्था की, लेकिन एक बड़ा डिस्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है कि ये 500-700 जो क्वारंटाइन कैंप्स में लोग लगातार आ रहे हैं, उनको खिलाना, उनको नहाने की व्यवस्था करना, उनको दवाई देना, उनको 21 दिन तक रखना, उनके टिकट का पैसा वापस लौटाना, उनको 500 रुपया 1000 रुपया देना। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक तरफ आपका आर्थिक ढांचा जो गुजरात में, पंजाब से आज हमारे यहाँ छपरा में एक ट्रेन आई है, कितनी बड़ी संख्या लोग जालंधर और लुधियाना की तरफ से चल करके आए। आपको आप रोक, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी पॉलिसी पंजाब की सरकार बना करके सिलेक्टिव कन्फाइनमेंट या स्मार्ट कन्फाइनमेंट करे या स्मार्ट कंटेनमेंट करके इन लोगों को रोक करके कम से कम एक जगह तो सरकार ये प्रामाणिकता के साथ हम सब लोग को बता दे कि देखिए ये पॉलिसी राज्य सरकार आपके अधीन है, 2 ही हो 3 ही हो, आप एक पॉलिसी दिखा करके देश को दिखा दीजिए, हम आपका सलाम करेंगे आपको। लेकिन अगर आप फेल करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि पूरे भारत की सरकार को निर्णय लें, क्योंकि राज्य सरकार आज केंद्र सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके चल रही है। राजनीति हो सकता है, और अंजना जी आपने बहुत अच्छा किया, हम दोनों राजनेता हैं, हम लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं, जिनको शासन चलाना है, ये आपने बहुत बड़ी बात की, जिसको शासन चलाना है उसकी जिम्मेवारी अलग है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र के हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड के हो। तो ये आपने सही बात कहा, शासन चलाना और राजनीतिक बहस करना, ज्ञान हम लोग दे सकते हैं, हम बहुत किताबें पढ़ लेंगे, बहुत आर्टिकल पढ़ लेंगे, अंजना जी इसके आपके बातों से भी तर्क कर लेंगे, लेकिन शासन चलाना
ग्लास आधा भारी है, भरा हुआ है कि खाली है, ये कहना बड़ा कठिन होता है कई बार। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं मनीष जी, आपकी भी कठिनाई है, और पता नहीं आप अमरिंदर सिंह जी के साथ कितने सहमत हैं पंजाब की राजनीति में। शायद इस बात का अंदाजा हमको लगाना बड़ा जरूरी है। नए सिरे से कोई लड़ाई देखने की कोशिश कर रहे हैं मनीष जी? वो होंगे आपके पुराने दोस्त, पर आज लगता नहीं है। ऐसी बातों को वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अलगाव दिखे आप में और कैप्टन अमरिंदर में। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि सर, पंजाब हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, ये 3-4 राज्य हैं जो कह रहे हैं हमें लॉकडाउन चाहिए। आप इसको कैसे देखेंगे फिर? क्या ये राज्य ऐसे वक्त पर भी, अब जबकि 40 दिन के बाद हम इतने दिन देख लेंगे, 40+ ये जो 17 मई तक का है, इतने दिन 40+14 मतलब 54 दिन के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग अगर ये राज्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? और साथ ही क्या ये केंद्र सरकार संघीय ढांचे का सम्मान करती है या नहीं करती है सर आपकी नजर में? क्योंकि ममता बनर्जी की नजर में तो नहीं करती है। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में लॉकडाउन की अवधि और किस तरह का लॉकडाउन इसको बढ़ाने की बात की गई है, ये जब सारे तथ्य सामने आएंगे तो उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। पर जो रूडी जी ने बात कही थी कि भाई अगर आप जो मजदूर हैं उनको वहीं क्यों नहीं रोक लेते, आप वहीं उनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते, मैं रूडी जी को बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि जब हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार के साथ होना चाहता है, तो क्या आप मजदूर को ह्यूमन फॉडर समझते हैं कि उसको जबरदस्ती रोका जाए कि पहले अगर वो घर जाना चाहे तो उसकी रेलगाड़ी की व्यवस्था ना कराओ आप 54 दिन तक, फिर जब वो घर जाना चाहे तब उससे किराया वसूलो घर जाने का, जब उसके पास कोई पूंजी ना बची हो, उसके बाद उसको आप ये कहो कि नहीं नहीं अब हमको अर्थव्यवस्था खोलनी है, इस अर्थव्यवस्था खोलने के लिए आप इसमें बहुत जरूरी अंग हैं, इसलिए हम आपको जबरदस्ती घर नहीं जाने देते, जैसे कर्नाटक की सरकार ने किया था वो रेलगाड़ियों को कैंसिल करके। अगर 85% पैसा केंद्र सरकार दे रही थी उन रेलगाड़ियों का, जैसे कि रेल मंत्रालय की तरफ से बयान आता है, तो आपके जो 15% पैसा दे रहा है वो रेलगाड़ी किस तरह से कैंसिल कर सकता है? तो ये तो बिल्कुल अमानवीय तर्क है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप किसी को ये कहो कि आप किसी के विल के खिलाफ किसी को जोर जबरदस्ती से आप वहां पे रोकिए। वो लोग ये कह रहे हैं, बहुत लोगों से हमारी रोज बात होती है कि साहब ऐसा है कि हमको नहीं मालूम कि ये कितना लंबा चलेगा, अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू होगी नहीं होगी। तो कल से ट्रेन खुल रही है सर मनीष जी, अब तो कल से ट्रेन खुल रही है, 17 मई के बाद हो सकता है कि हवाई जहाज भी शुरू हो और रूडी जी फ्लाइट लेकर निकल जाएं। जी मैं खत्म कर लूं, तो इसलिए उस परिस्थिति में आप किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें, मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से एक कोई मानवीय कदम है। आखिरी बात जो आपने संघीय ढांचे के बारे में कही है, देखिए सारे जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उनकी अगर कोई राय होगी भी तो वो राय सार्वजनिक तौर पर नहीं देंगे, पर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं वो निरंतर और लगातार ये बात कहते आए हैं कि साहब हमको अर्थव्यवस्था को दोबारा से रेलगाड़ी पहियों पे लाने के लिए आप सहायता कीजिए। उसके अलावा जो हमारा जीएसटी आपने रोक रखा है उस जीएसटी दीजिए, और हमको इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हमारी प्रदेश में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति तय कर सकें। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी जवाब दीजिए। देखिए 2-3 बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जिस पर मुझे लगता है एक एक करके आपको जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी बात मजदूरों की, जिस पर अभी तक सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई होता है, हम लोग भी सड़कों पर निकलते हैं, दफ्तर आते हैं, मजदूर अलग अलग जगहों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका आखिर क्या काट है? क्या वो सरकारी एक्सपेरिमेंट में मोहरा बनकर मजदूर रह गया या फिर राजनीति का औजार बन गया है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। ये तस्वीरें आने वाले वक्त में हमेशा लॉकडाउन के साथ याद आती रहेंगी। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोडमैप क्या है आपके पास?
अंजना जी, आपने 2-3 विषय जो रखे हैं ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और मनीष जी ने कहा कुछ मजदूरों के बारे में। देखिए, मैं तो बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ और मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ बड़े संख्या में आज बिहार की आबादी, अगर उत्तर प्रदेश की तुलना अभी मैं छोड़ता हूँ, बिहार को ही लेता हूँ, तो 12 करोड़ की आबादी में लगभग 3 करोड़ लोग बाहर हैं, जिसमें से मोटे तौर से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। ये तो बड़ा सवाल है और इतिहास के पन्ने में पलट करके देखना पड़ेगा कि आखिर 60 साल की राजनीति में बिहार उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार की वहाँ राजनीति रही, चाहे कांग्रेस पार्टी रही या राष्ट्रीय जनता दल, आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब का आदमी कोई बिहार काम करने नहीं आया, गुजरात का कोई आदमी बिहार काम करने नहीं आया, महाराष्ट्र का कोई आदमी काम करने नहीं आया, और ये करोड़ों लोग बिहार से निकल के क्यों चले गए और वर्षों से जाके वहाँ पेट क्यों भर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जिसका उत्तर देना पड़ेगा। और दूसरा, आपने खुद मनीष जी ने कहा कि हमारा कमर टूट जाएगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी, ये मजदूर लौट के जा रहे हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। जो लोग आपके पेट में जो आपके पॉकेट को भरते हैं, आपकी आमदनी बढ़ाते हैं, आपके राज्य के आय को बढ़ाते हैं, वो लौट करके आप ये कह रहे हैं कि वो गरीब थे, वो मजदूर थे, उनको पैसा नहीं था, उनको ट्रेन का टिकट नहीं था। क्या मैं ये आरोप लगा सकता हूं कि ये विकसित राज्य और विकसित स्थान, जो विकसित लोग हैं, इन लोगों ने ऐसे लोगों का शोषण किया जब जरूरत थी इनको खिलाने का, इनको पिलाने का, इनको रखने का, इनको सम्मान देने का, तो हमारे बिहारी मजदूरों को आपने अपमानित किया, उनको महसूस कराया कि तुमको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तुमको वेतन नहीं दे सकते हैं, तुमको जाना होगा, हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे रोक दिए गए। और आज आप कह रहे हो कि ट्रेन की बात और प्लेन की बात। मुझे अफसोस है कि लुधियाना में, जालंधर में, लुधियाना में जहां आप रहे हैं, जिस तरह के लोग सड़कों पर गए, वो बिहारी मेरे हैं, मेरे अपने बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूं और मैं भी उसी वातावरण में रहता हूं। और जो कष्ट वो झेल के आ रहे हैं, कल आप उनको फिर ढूंढेंगे, शायद वो उतने प्यार से आपके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी देश के कोने में बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ। कल से ट्रेन सेवाएं शुरू हो रही हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है 1 सप्ताह के बाद, जब लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो, उसके बाद विमान सेवाओं को भी शुरू करने पर सरकार विचार करे। क्या पटरी पर लौट रही है जिंदगी? क्या रफ्तार वाला होगा लॉकडाउन 4? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।